अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज जो है जो पेपर हुआ है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022, उसका सेक्शन बी यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन चाहिए तो वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी के अंदर टोटल 12 सवाल थे, जिसमें से 8 जो हैं उनके आंसर्स रिक्वायर्ड थे। तो देखते हैं उसमें से कितने न्यूमेरिकल हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, वन तो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो आसान सा है, हम तीनों ही सॉल्व कर लेंगे, तीनों को ही शो कर देंगे जो डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है और स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। और उसका जो पहला सवाल है वो हम कर रहे हैं, S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो सबसे पहले देखते हैं क्या है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें सिर्फ S लिखा हुआ नजर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो होती है बराबर L की। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ रहा है L के बराबर। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आ रहा है VI, तो हम देखेंगे VI की क्या डायमेंशन है। फिर देखेंगे टाइम लिखा हुआ है, टाइम की डायमेंशन देखेंगे। फिर नंबर लिखा हुआ है 1/2 की डायमेंशन देखेंगे और एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखेंगे। तो VI वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, उसकी डायमेंशन होती है LT इनवर्स। टाइम की डायमेंशन T होती है। 1/2 हैज़ नो डायमेंशन, नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। और A एक्सेलरेशन है, LT-2। नाउ राइट हैंड साइड को कम्प्लीटली अगर सॉल्व करना चाहें तो राइट हैंड साइड बराबर आएगी, VI की जगह पर आएगा LT-1, साथ में आ जाएगा T एज इट इज। फिर प्लस 1/2 हैज़ नो डायमेंशन, सो A की जगह पर आएगा LT-2, और फिर इसी तरीके से टाइम की जगह पर आ जाएगा T का स्क्वायर। बेसिस सेम तो पावर ऐड -1 + 1, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड -2 + 2। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, ये आ जाएगा LT पावर 0 और LT की पावर 0। पावर 0 का मतलब हो गया 1 के बराबर। L + L एक्चुअली 2L होना चाहिए, बट 2 हैज़ नो डायमेंशन। जब 2 की कोई डायमेंशन नहीं है तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर आंसर आ जाएगा हमारे कंप्लीट राइट हैंड साइड का L के बराबर। तो इसका मतलब क्या साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो T बराबर होता है 2π√L/G। सेम मेथड से सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है T, और T की डायमेंशन बेसिकली T ही होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और है नहीं सॉल्व करने के लिए, सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा कंप्लीटली T के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड को डेटा बनाएंगे, देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड के ऊपर। सबसे पहले 2π लिखा हुआ है जो कि नंबर है, नंबर हैज़ नो डायमेंशन। फिर L लिखा हुआ नज़र आ रहा है, L की डायमेंशन देखेंगे। फिर G लिखा हुआ नज़र आ रहा है, G की डायमेंशन देखेंगे। सो 2π नंबर है, नंबर हैज़ नो डायमेंशन, तो उधर तो नो डायमेंशन आ गया। L की डायमेंशन L होती है। G का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस वजह से उसकी डायमेंशन आ जाएगी LT-2। राइट हैंड साइड पे कुछ और है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो इसी को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, 2π की जगह पे कुछ नहीं आएगा, √L/LT-2। ठीक है भाई, क्या कैंसिल हुआ, L से L हो गया कैंसिल। तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास √1 - T की पावर -2। -2 पावर ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगी +2 पावर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ जाएगा T। ठीक है, तो ये नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट। और तीसरी डेरिवेशन स्प्रिंग मास सिस्टम वाली है। स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारे पास होता है T = 2π
अंडर रूट m ओवर k। तो लेफ्ट हैंड साइड t की डायमेंशन जो कि t ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर t के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर राइट हैंड साइड पे देखो क्या क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। राइट हैंड साइड का डेटा बनेगा तो 2 पाई आ गया एज इट इज, जैसे इससे पिछले वाले पार्ट में करा था। m आ गया मास और k आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। 2 पाई हैज नो डायमेंशन। m मास है, मास की डायमेंशन m ही होती है। अच्छा, k के बारे में सोचोगे k की क्या डायमेंशन है, तो देखो k के किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, f इज इक्वल टू के एक्स, सो k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, एक्स की डायमेंशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एल होगी, एल से एल कैंसिल, इसकी डायमेंशन होती है एम टी माइनस टू। इसको अगर अप्लाई करें हम राइट हैंड साइड को मुकम्मल सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, अंडर रूट m की जगह पर m आएगा और k की जगह पर k की डायमेंशन आएगी एम टी पावर माइनस टू। m से m होगा कैंसिल, तो फिर वही कहानी जो इससे पहले करी थी, t की पावर माइनस टू बचा, ऊपर ले गए तो t की पावर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया t। तो आप देख सकते हो कि तीनों पार्ट्स के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड की। ठीक है जी, डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था डायमेंशन। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, चैप्टर नंबर 10 का, बुक का ही न्यूमेरिकल है। दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एक की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। सो फोकल लेंथ क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की, तो सीधा सीधा डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दिया गया है पहली फोकल लेंथ कितनी कितनी है, 40 और 50 है, 40 सेंटीमीटर। दूसरे की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और कंबाइंड फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का एक आसान सा फॉर्मूला है, 1 ओवर एफ बराबर होता है 1 ओवर f1 प्लस 1 ओवर f2। तो वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो डायरेक्ट या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। सो 1 ओवर एफ बराबर आ जाएगा 1 ओवर 40 प्लस 1 ओवर 50। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 40 इंटू 90 ये हो गया 2000 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेने का जो तरीकेकार मैंने सिखाया है, 50 प्लस 40 ये हो गया 1 ओवर एफ। 1 ओवर एफ बराबर आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 2000, बट हमें 1 अपॉन एफ का आंसर नहीं चाहिए, हमें एफ का आंसर चाहिए तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो 2000 को डिवाइड कराएंगे 90 से एंड ये आंसर बराबर आ जाएगा 22.2 सेंटीमीटर्स के बराबर। कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में था और हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ये भी बुक का ही न्यूमेरिकल है। एक साइक्लिस्ट है, स्लोप के ऊपर जा रहा है 30 डिग्रीज वो स्लोप है और स्पीड है उसकी 3.5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो पैडलिंग को रोक देता है, इफ ही स्टॉप्स पैडलिंग हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो कितना फासला तय करेगा रेस्ट में आने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो सबसे पहले हमें स्लोप गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्रीज, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 3.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड जब उसने पैडलिंग रोक दी तो कुछ देर के बाद वो रेस्ट में आ गया, तो वी एफ बराबर हो गया 0 के। और फाइनली मालूम क्या करना है हमें, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। तो देखिए डेटा के मुताबिक जो हमें नजर आ रहा है, वी आई पता है, वी एफ पता है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सही रहेगी। 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन कितनी है, वो मालूम करनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन गिवन है, फ्रिक्शन एब्सेंट है इंक्लाइन प्लेन पे, और जब किसी इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन एब्सेंट होती है
व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट, तो एक सीधा सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए बराबर होता है जी साइन थीटा के। ए बराबर आएगा जी की वैल्यू माइनस का 9.8, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है ग्रेविटी के, और साइन आ जाएगा 30। साइन 30 मालूम करेंगे, माइनस का 9.8 इंटू साइन 30 होता है 0.5। ए का आंसर आ जाएगा माइनस का 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने में एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये है कि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता था। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4.9। एस हम मालूम करना चाह रहे हैं, वी एफ का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 9.8 इंटू एस, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 12.25। रीअरेंज कर लो, एस का आंसर निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा माइनस का 12.25 डिवाइडेड बाय माइनस का 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, और एस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर्स। ये वही आंसर है जो बुक में आया हुआ था इस वाले सवाल का, और जाहिर सी बात है साइक्लिस्ट है, इतनी तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं है, इतनी उसकी स्पीड नहीं थी इनिशियल कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता, तो मैक्सिमम 1.25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 वेबर फ्रेशनल लॉ है, चैप्टर नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाँ ये है, ये न्यूमेरिकल कह सकते हो आप इसको। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज का क्या रेशियो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ फॉर एन एंगल, और उस एंगल के ऊपर जिस पर रेंज मैक्सिमम हो जाए। रेंज मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितने डिग्रीज होता है? एंगल होता है 45 डिग्रीज। तो इसका मतलब एंगल जो है हमें 45 पुट करना है। मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय, डेरिवेशन है बेसिकली, समझ रहे। मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय, सिंपल सा फॉर्मूला है, आर बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी के। ठीक है जी, ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है आर मैक्स का। एंड मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय, एच मैक्स बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब गिवन कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इसको इक्वेशन 1 कर लो। गिवन कंडीशन ये है कि एंगल पुट करना है 45 ताकि रेंज मैक्सिमम हो, तो ऊपर तो ऑलरेडी 45 पुट करके ही आंसर आता है, एच मैक्स वाले में 45 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर ओवर 2g, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये एच मैक्स का फॉर्मूला चल रहा है। एच मैक्स बराबर आएगा वी नॉट स्क्वायर, साइन 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2g, स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g। ये आंसर आ गया एच मैक्स का। इक्वेशन नंबर 2, ये ऑलरेडी 45 पर होता है, इधर 45 पुट कर दिया तो आंसर में ये आ गया 4g के बराबर। नाउ किसका किससे रेशो चाहिए? रेंज का, मैक्सिमम रेंज का हाइट से रेशो चाहिए, यानी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड कराया तो आर मैक्स डिवाइडेड बाय एच मैक्स क्या बनेगा? आर मैक्स का हो गया वी नॉट स्क्वायर ओवर जी डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं था, सॉरी 4 है, यहाँ पे 4 है, 4g ओवर वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो हमारे पास क्या रेशो आया आर मैक्स और एच मैक्स का? आर मैक्स डिवाइड बाय एच मैक्स 45 डिग्रीज पर 4 के बराबर होती है, इनका रेशो होता है 4:1 या 4/1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें ड्राइव करना था।
ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 जो है ये बुक का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन में है। इधर परसेंटेज वाइज गिवन है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। क्या गिवन है हमें गिवन है कि जो नई वैल्यू ऑफ जी है वो पुरानी वैल्यू ऑफ जी का जी डैश जो है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी का 36% है। 36% का मतलब 36 डिवाइडेड बाय 100। चाहो तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और अपॉन में भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। तो हमें मालूम करना है क्या होगी आर ई डैश की वैल्यू। आर ई डैश इस वजह से कहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि किस हाइट के ऊपर यहां से मेजर करना है ना, सेंटर से, तो वो जो डिस्टेंस होगा यहां तक का आर ई होता है, इसको हम आर ई डैश का नाम दे देंगे। और यहां पर हमने सपोज कर लिया कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो बराबर है जी डैश के। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ वैल्यू ऑफ जी का, तो जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। यहां से जरा आर ई के स्क्वायर को अलग करो, आर ई का स्क्वायर बराबर आएगा कैपिटल जी एम ई ओवर जी की। इसको याद रखना है, इसको बाद में अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 कर देते हैं। नाउ एट आर ई डैश, जब हम आर ई डैश पे चले गए तो हम इधर लिखेंगे आर ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर, इसकी जगह पे जी डैश आ जाएगा। जब बी जी डैश आएगा तो कैपिटल जी एम ई ओवर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 100 और साथ में आ जाएगा वैल्यू ऑफ जी आर ई डैश। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो जरा, रीअरेंज ये करो कि 100 ऊपर जाएगा 36 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला गया 36 नीचे आ गया, 100 ओवर 36 और बाकी बचा कैपिटल जी एम ई ओवर स्मॉल जी। अब जरा इक्वेशन 1 को देखो गौर से। इक्वेशन 1 के मुताबिक ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू बराबर है आर ई के स्क्वायर के। देयरफॉर हम लिखेंगे आर ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ओवर 36, चाहो तो कैंसिल भी कर लो और यहाँ पर आ जाएगा आर ई का स्क्वायर। मैंने कैंसिल बाद में भी कर सकते हैं, तो मैंने सोचा बाद में कर देंगे, अभी नहीं कर रहे। ठीक है जी, अब आप क्या करो, हमें आर ई डैश के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आर ई डैश या आर ई प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो हम करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये बनेगा आर ई डैश या आर ई प्राइम, 100 का स्क्वायर रूट और 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा और यहाँ स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 6। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 6 आर ई, और अगर थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो तो हो जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 5, तो 5 आर ई या 5/3 आर ई आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से आंसर दे दो या 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आर ई डैश इज इक्वल टू 1.667 है तो राउंड ऑफ कर लो 1.67 आर ई। अगर आर ई की वैल्यू गिवन होती तो अगला स्टेप रिक्वायर्ड होता, आर ई की वैल्यू गिवन नहीं है, अगला स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है। यानी कि अगर हम अर्थ के सेंटर से रेडियस ऑफ अर्थ का 1.67 टाइम्स ऊपर चले जाएं तो वहां पे वैल्यू ऑफ जी 36% रह जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा है। अब बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, दिस वन। 7 हो गया ना, वर्क डन का एक न्यूमेरिकल है, इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। दो फोर्सेस गिवन है, एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं और ये डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले फोर्सेस देख लेते हैं, 3i माइनस 2j प्लस 5k, i प्लस 6j प्लस 2k। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, दो फोर्सेस थी। पहले वाली फोर्स है F1 3i माइनस का 2j प्लस का 5k, और जो दूसरी फोर्स है F2 वो बराबर है 162, तो ये हो जाएगा i प्लस 6 प्लस का 2k, और पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें, यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें 4i माइनस j प्लस 3k, 4i माइनस 3j
माइनस जे था, माइनस जे और प्लस 3k, प्लस का 3k एंड वी हैव टू फाइंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो देखो वर्क डन तब आएगा जब सबसे पहले हमें टोटल फोर्स पता चलेगी। तो सबसे पहले तो हम टोटल फोर्स मालूम करेंगे। टोटल फोर्स आ जाएगी F1 प्लस F2 के। तो इन दोनों फोर्सेस को हमें प्लस करना है। क्या क्या हो जाएगा, 3i माइनस का 2j प्लस का 5k प्लस i प्लस 6j प्लस का 2k। i में i, j में j, k में k ऐड हो जाएगा। f का क्या आंसर बन रहा है, 3i और एक i, कितने i हो गए, ये हो गए 4i। ठीक है, माइनस 2 प्लस 6 ये हो गया प्लस का 4j और 5 और 2 ये हो गए 7k। फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, फोर्स की वैल्यू है। नाउ वर्क डन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमें पता है वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आ गई 4i प्लस 4j प्लस 7k जो नेट फोर्स है, डॉट पोजीशन वेक्टर 4i माइनस का j प्लस का 3k। अब डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा जो रूल है डायरेक्टली वो इस्तेमाल करो। i वाली वैल्यू i से मल्टीप्लाई होगी, j वाली j से, k वाली k से। सो 4 4s आर, ये हो जाएगा 16 प्लस प्लस प्लस, फिर हो जाएगा 4 1s आर 4 तो माइनस का 4 और फिर इसी तरीके से हो जाएगा 7 3s आर 21 प्लस का 21 तो ये हो गया 12 प्लस 21 यानी कि 33। और वर्क की बात हो रही है, वर्क का यूनिट होता है जूल, तो यहाँ पे आप जूल लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। हाँ, 10 है और 11 दो न्यूमेरिकल रह गए। दो कार हैं जो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के करीब जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के करीब जा रही हैं। लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। एक का जो हॉर्न है वो ब्लो हो रहा है और फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्स है, लेकिन जो दूसरी वाली कार के लोग हैं उनको 3400 हर्ट्स सुनाई दे रहा है। करीब आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही सुनाई देनी थी। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ कार्स और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। अब सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है v के बराबर 340 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज थी, सुनाई दे रही है 3400 हर्ट्ज। तो पता करना है लिसनर की स्पीड और सोर्स की स्पीड, और दोनों की स्पीड सेम ही है तो दोनों को एक कॉमन नेम दे देते हैं। हालांकि इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि दोनों का सिंबल सेम हो गया ना, स्पीड ऑफ साउंड का और दोनों बॉडीज का, तो इसको कर देते हैं v प्राइम कर देते हैं। ओके, नाउ जब भी लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर मूव टूवर्ड्स ईच अदर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है f प्राइम बराबर होता है v प्लस वी एल, v माइनस वी एस और मल्टीप्लाई में आता है f। अब देखो वी एल और वी एस को तो एक नाम देना है, ये हो गया 3400, स्पीड ऑफ साउंड 340 है, प्लस कर देंगे v प्राइम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड 340 है, माइनस कर देंगे v प्राइम और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी कि 3000। रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा 3400 डिवाइड बाय 3000 और यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल। 340 प्लस वी प्राइम डिवाइड बाय 340 माइनस का वी प्राइम। ठीक है जी, दोनों को डिवाइड किया तो दोनों को डिवाइड कराने के बाद आंसर आ जाएगा 1.133। ये हो गया 340 प्लस वी प्राइम 340 माइनस का वी प्राइम। ठीक है, इधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.133 मल्टीप्लाई में आएगा 340 माइनस का वी प्राइम और इधर बच गया 340 प्लस का वी प्राइम। दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 340 आ जाएगा 385.22 और v से मल्टीप्लाई होगा तो 1.1
33 v प्राइम ही आएगा। राइट हैंड साइड पे कुछ अलग नहीं है, 340 है प्लस का v प्राइम है। रीअरेंज करो, 385.22 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 340 और v प्राइम ऑलरेडी वहां पर है, ये उधर तरफ जाके प्लस हो जाएगा 1.133 v प्राइम। ठीक है जी, दोनों को माइनस कराइए, कितना बन रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलो, पहले माइनस कराने के बाद आ रहा है 45.22 और इधर आ जाएगा 2.133 v प्राइम के बराबर। v प्राइम की वैल्यू अलग करो, क्या करेंगे 45.22 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा 2.133 और इस सूरत में हमारे पास आंसर आएगा, जब आप ये पूरी वैल्यू निकालोगे 21.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब सोर्स और लिसनर दोनों की जो स्पीड है, ये सोर्स की भी स्पीड है और लिसनर की भी स्पीड है, ये दोनों की स्पीड है और यही हमारा आंसर है। प्रॉपर वर्डिंग में लिख दोगे रिजल्ट तो बेहतर रहता है। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास बचा है और वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, इसमें क्या क्या है, यह है चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो लोकेट किया गया है पोजीशन वेक्टर r पर और उसका लीनियर मोमेंटम p है। जो वेक्टर्स हैं r और p वो नॉन जीरो हैं, ठीक है ना, ओके सही है। पार्टिकल मूव कर रहा है xy प्लेन में, तो हमें प्रूव करना है, अच्छा ये न्यूमेरिकल कम प्रूव है बेसिकली, कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट होगा वो भी जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट होगा वो भी जीरो होगा और z किसी सूरत में जीरो नहीं होगा। तो देखिए क्योंकि xy प्लेन में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि z एक्सिस में। तो z एक्सिस का तो जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ lx और ly जीरो के बराबर आएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेटा नहीं है, डेरिवेशन समझ लो। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है r क्रॉस p के। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हमें r और p की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लेट r जो है पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर कैसा होता है, कोई x कंपोनेंट होता है i के साथ, फिर y कंपोनेंट होता है j के साथ और z कंपोनेंट होता है k के साथ। और इसी तरीके से कुछ मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम का भी x कंपोनेंट होगा, y होगा और z होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे pxi प्लस py, यानी कि मोमेंटम का y कंपोनेंट और मोमेंटम का z कंपोनेंट। ओके, अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट l जो है वो आना चाहिए r क्रॉस p के बराबर। r क्रॉस p का मतलब हो गया, डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई जे के आता है, फिर हम ये देखते हैं कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, पहले r लिखा हुआ है, r के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x आएगा, y आएगा, z आएगा। फिर p लिखा हुआ है, p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, px आएगा, py आएगा, pz आएगा, ठीक है भाई। फिर हम क्या करते हैं, i को सेलेक्ट करते हैं, i का रॉ और i का कॉलम छोड़ देते हैं। i की रॉ i का कॉलम छोड़ा तो जो बचा उसे लिख लो, यहाँ पे बचेगा i की रॉ i का कॉलम, इसको सेलेक्ट किया है तो इसको छोड़ दो। क्या क्या बचा, y आ गया, z आ गया, py आ गया, pz आ गया। ऑल्टरनेट साइन के साथ अब j को सेलेक्ट करेंगे और जब j को सेलेक्ट करेंगे तो j की रॉ और j का कॉलम छोड़ देंगे। j की रॉ और j का कॉलम छोड़ने का मतलब इसको सेलेक्ट करा है, ये रहने दो। क्या क्या बचा, x आ गया, z आ गया, px आ गया और pz आ गया, फिर आ गया प्लस का k। फाइनली अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे k को, तो k की रॉ और k का कॉलम छोड़ देंगे। k की रॉ और k का कॉलम छोड़ के देखो क्या बचा, उसे लिख लो। x आ गया, y आ गया, px आ गया और py आ गया। तो ये जो हमारे पास रूल चलता है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। a को d से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर माइनस का bc आ जाता है,
ठीक है ना, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और फिर क्या बनेगा, ये आई आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पर y मल्टीप्लाई होगा पी जेड से, y मल्टीप्लाई होगा पी जेड से, फिर माइनस का साइन आता है, फिर पी वाई मल्टीप्लाई होगा z से, फिर j की वैल्यू x आ जाएगा पी जेड के साथ और पी एक्स आ जाएगा z के साथ, फिर प्लस का k, और k में क्या वैल्यू बचेगी, x आएगा पी वाई के साथ और पी एक्स आएगा y के साथ। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या गिवन है, सिंस ये जो कंडीशन थी, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसका z कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और जो मोमेंटम होगा z एक्सिस में वो भी 0 के बराबर होगा, यानी जहां z या पी जेड होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर z है ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पी जेड है ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे पी जेड है 0 हो जाएगा, यहाँ पे z है 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास बचेगा ना, इधर लिख देता हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो एंगुलर मोमेंटम ऐसा होगा कि उसमें आई 0 आई होगा और माइनस का 0 j होगा, और सिर्फ k की वैल्यू बचेगी। क्या बचेगी, x बचेगा, पी वाई बचेगा, माइनस पी एक्स बचेगा और y बचेगा। ठीक है ना, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर k। अब आप नोट कर सकते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका x कंपोनेंट 0 के बराबर है, उसका y कंपोनेंट 0 के बराबर है, बट जो उसका z कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का वो 0 के बराबर नहीं है, वो किसी ना किसी चीज के वैल्यू है के बराबर है, वो बराबर है x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, और ये दोनों 0 हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकता 0 के। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे लेकिन z कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो ये हो गए सारे के सारे न्यूमेरिकल 2022 एनुअल एग्जामिनेशन के। आई होप समझ में आ गए होंगे, और इस बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।